जो हमारी लास्ट क्लास थी, इन दैट क्लास वी स्टडीड अबाउट योर सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, और वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कैसे ये वर्क करते हैं विद आरएलई लोड. सो टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट द सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर और कैसे ये वर्क करता है व्हेन इट्स यूज्ड विद आरएलई लोड. तो यहाँ पर हमारे पास एक एसी सोर्स है एंड इट इज कनेक्टेड टू अ थायरिस्टर ब्रिज. तो हमारे पास ये थायरिस्टर्स हैं T1, T2, T3, T4. तो जब ये हम एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं अक्रॉस दिस थायरिस्टर ब्रिज, पहले क्या होता है T1 T2 फायर होगा, उसके बाद T3 T4 फायर होगा. तो हमारा जो आरएलई लोड है कुछ ऐसे कनेक्टेड होता है with with the supply through T1 and T2. और जो सेकेंड केस है इसमें क्या होगा थ्रू T3 एंड T4. जो सेकेंड वाला केस है उसमें थ्रू T3 एंड T4 ये कनेक्टेड होता है. ये ऐसे. तो हमें देखना है कि कैसे एक सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर व्हेन इट्स कनेक्टेड टू आरएलई लोड, तो हम कैसे आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं. अगर मैं यहाँ पर इसकी वेव फॉर्म्स ड्रॉ करना स्टार्ट करूँ तो ये हमारा सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर फीडिंग आरएलई लोड. हमें देखना है कैसे हम अपनी आउटपुट वोल्टेज को इसमें चेंज कर सकते हैं. तो जब हम एक एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारे थायरिस्टर्स T1 एंड T2 हैं वो कंडक्ट करेंगे. सो द फर्स्ट थायरिस्टर्स दैट विल कंडक्ट आर T1 एंड T2. तो जब आप पॉजिटिव साइकिल में T1 एंड T2 को, ये जो है आपके ये पॉजिटिव साइकिल में कंडक्ट करेंगे. ये जो T1 एंड T2 है ये पॉजिटिव साइकिल में, जब यहाँ पॉजिटिव है यहाँ पर नेगेटिव है तो तब T1 एंड T2 कंडक्ट करेंगे. और जो नेगेटिव साइकिल है उसके बीच में T3 एंड T4 विल कंडक्ट. These will conduct in the negative cycle. जो T1 एंड T2 कंडक्ट करेंगे, आपको जो आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट पे आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगी Vm sin of omega t. और जब नेगेटिव साइकिल होगा, नेगेटिव साइकिल के टाइम पे दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव. तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो पॉजिटिव है दैट इज कनेक्टेड टू T2. तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका T2 सॉरी जो आपका T4 है ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा और T3 आपका फॉरवर्ड बायस्ड होगा. तो ये जो आपका लोड है दिस विल बी कनेक्टेड थ्रू T3 एंड T4 इन द नेगेटिव साइकिल. इस टाइम पे जो आपको आउटपुट पे वोल्टेज मिलेगी दैट विल बी माइनस Vm साइन ऑफ ओमेगा t. तो पॉजिटिव साइकिल में T1 एंड T2 विल कंडक्ट एंड इन द नेगेटिव साइकिल T3 एंड T4 विल कंडक्ट. तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो नेगेटिव साइकिल में ये जो पॉजिटिव एंड है ये T4 के साथ कनेक्टेड है और ऐसे T3 जो है ये इधर इस केस नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है. तो यहाँ पर जो आपके थायरिस्टर्स फॉरवर्ड बायस्ड होंगे इन द नेगेटिव साइकिल दैट विल बी T3 एंड T4. पॉजिटिव साइकिल में T1 T2 कंडक्ट करेगा, नेगेटिव साइकिल में T3 T4 कंडक्ट करेगा. तो पॉजिटिव साइकिल में जैसे ही हम फायरिंग पल्सेस देंगे तो आपका T1 एंड T2 फायर होगा और हमें कुछ आउटपुट वोल्टेज मिलेगी. सिमिलरली जब आपका नेगेटिव साइकिल होगा, नेगेटिव साइकिल में जब आप फायरिंग पल्सेस दोगे तो T3 एंड T4, तो T3 एंड T4 कंडक्ट होंगे और आपको नेगेटिव साइकिल में आउटपुट के अक्रॉस कुछ वोल्टेज मिलेगी. तो अगर हमारे पास पहले हम ले लेते हैं कि हमारा फायरिंग हम यहाँ कहीं पे फायरिंग पल्स दे रहे हैं. सो वी आर प्रोवाइडिंग फायरिंग पल्सेस एट दिस इंस्टेंट. So let this be alpha. This is pi. This is pi plus alpha. 2 pi. This is 2 pi plus alpha. तो यहाँ पर हम फायरिंग पल्सेस दे रहे हैं. यहाँ पर जो हम फायरिंग पल्स दे रहे हैं ये फायरिंग पल्स है फॉर T1 एंड T2
और यहाँ पर जो हम फायरिंग पल्स दे रहे हैं, दैट फायरिंग पल्स इज प्रोवाइडेड टू T3 एंड T4, यहाँ फिर से T1 एंड T2। तो सबसे पहले अगर हमारे पास सिंपल सा, अगर हमारे पास आर लोड होता, बस आर, अगर हमारे पास आर लोड होगा तो आर लोड के टाइम पे और दिस इज ई, हमारा बैक ईएमएफ है ई। तो यहाँ पर क्या होगा, आर लोड के टाइम पे आपकी कैसी वेवफॉर्म आपको मिलेगी, दिस विल बी ई। इसके बाद क्योंकि यहाँ पर आपकी आउटपुट जो आपका ये है इनपुट वेवफॉर्म इज ग्रेटर देन बैक ईएमएफ, तो आपको ऐसी वेवफॉर्म मिलेगी। इस पॉइंट पे फिर से जो है आपका ई इज बिकमिंग ग्रेटर देन योर इनपुट वोल्टेज, उसके बाद फिर से आपका ई मिलेगा आपको। यहाँ पर क्योंकि T3 T4 कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे और जो आउटपुट वोल्टेज आपको मिल रही है दैट इज -Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, यानी इसका उल्टा, तो आपको फिर से ऐसा कुछ वेवफॉर्म मिलना स्टार्ट हो जाएगा। So this is for your R load. सिमिलरली अगर आपके पास RL लोड होगा, तो RL लोड के टाइम पे क्या होगा, यही क्योंकि इंडक्टर पहले चार्ज हो रहा होगा फिर उसको डिस्चार्ज होना है, तो आपको कुछ ऐसी वेवफॉर्म्स मिलेंगी। इधर पे एक नेगेटिव स्पाइक भी आ सकती है फॉर RL लोड। ये जो नेगेटिव स्पाइक है, ये दिस इज ओनली बिकॉज जो आपका इंडक्टर है वो इंडक्टर आपका चार्ज हो रहा है, तो जब आपका इंडक्टर चार्ज होगा फिर उसको डिस्चार्ज करना है, तो क्योंकि इंडक्टर के थ्रू करंट इंस्टेंटेनियसली जीरो नहीं हो सकती है, तो आपके आउटपुट पे आपको करंट मिलती रहेगी, जिसकी वजह से आपका T1 T2 कंडक्ट करेगा और आपको नेगेटिव साइकिल भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा आउटपुट वोल्टेज। इसके बाद आता है हमारा RLE लोड। तो RLE के टाइम पे क्या होगा, तो इनिशियली क्या आपने कोई भी फायरिंग पल्स नहीं दी है, जब आपने कोई भी फायरिंग पल्स यहाँ पर नहीं दी है, तो जब कोई फायरिंग पल्स नहीं दी है, ना आपका T1 कंडक्ट कर रहा है, ना आपका T2 कंडक्ट कर रहा है, ना आपका T3 कंडक्ट कर रहा है, ना आपका T4 कंडक्ट कर रहा है, तो बेसिकली एक हिसाब से अगर हम देखेंगे कि आपके आउटपुट और जो इनपुट है, ये इसके बीच में क्या एक ओपन सर्किट है। जब ओपन सर्किट है तो आपको आउटपुट पे जो वोल्टेज मिलेगी दैट विल बी बैक ईएमएफ ई। तो इनिशियली क्या होगा, जब कोई भी हमने फायरिंग पल्स नहीं दी है, तो इनिशियली यहाँ तक अल्फा तक आपको जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगी दैट विल बी ई। इनिशियली जो आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगी दैट विल बी ई अल्फा तक, तो 0 टू अल्फा जो आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगी दैट विल बी ई। अब अल्फा पे हमने क्या कर दिया, अल्फा पे हमने फायरिंग पल्सेस इशू कर दी टू T1 एंड T2। T1 एंड T2 जो है ये फॉरवर्ड बायस्ड है, पॉजिटिव साइकिल चल रहा है, T1 एंड T2 फॉरवर्ड बायस्ड। अब हमने क्या किया, इसको फायरिंग पल्स इशू कर दी। तो जैसे ही हमने फायरिंग पल्स इशू की है, अब यहाँ पर देखो हमने फायरिंग पल्स इशू की है, तो इस इंस्टेंट पे आप क्या देखो कि VAC इज ग्रेटर देन योर बैक ईएमएफ ई। तो आपके थायरिस्टर T1 एंड T2 कंडक्ट करेंगे, जैसे ही आपके थायरिस्टर T1 एंड T2 कंडक्ट कर देंगे, तो ये जो आपकी इनपुट वोल्टेज है VAC, इट विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड अक्रॉस योर RLE लोड। तो जब ये आपकी इनपुट वोल्टेज विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड अक्रॉस दिस RLE लोड, यानी जो आपको आउटपुट पे वोल्टेज मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू VAC। तो जैसे अब आपका आउटपुट वोल्टेज आ रही है वैसे ही वो दैट विल बी एग्जैक्टली लाइक दिस इनपुट वोल्टेज VAC। यहाँ पर आ रहा है पाई। अब जैसे ही ये पाई पे
अब जैसे ये पाई पे पहुंच रहा है, तो क्योंकि आपका जो इंडक्टर है, आपके सर्किट में एक इंडक्टर कनेक्टेड है, तो इंडक्टर ने क्या हुआ, इंडक्टर आपका इनिशियली चार्ज हुआ था। तो अगर आप इंडक्टर की करंट की वेव फॉर्म अगर आप देखोगे, दिस इज योर इंडक्टर, द करंट आउटपुट जो आपकी करंट है वो डिपेंड कर रही है ऑन द इंडक्टर। तो इनिशियली क्या होगा, जैसे आपका जो इंडक्टर करंट है दैट विल राइज, और अब क्या होगा, जो आपका इंडक्टर है वो डिस्चार्ज कर रहा होगा। समझो इस किसी इधर इस इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, जो आपकी आउटपुट वोल्टेज है, अगर आप यहाँ पर देखोगे, आपकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो जीरो पहुंच गई है, लेकिन जो इंडक्टर है क्योंकि ये अभी फुल्ली डिस्चार्ज नहीं हुआ है, तो क्या होगा, करंट आपकी चलती रहेगी थ्रू द सर्किट। इंडक्टर अभी पूरा डिस्चार्ज नहीं हुआ है, तो करंट इस डायरेक्शन में अभी भी फ्लो होगी। ये करंट तब कब तक फ्लो होगी, जब तक आपका इंडक्टर फुल्ली डिस्चार्ज नहीं हो जाता है। और क्योंकि आपकी करंट चल रही है, तो ये क्या करेगा, ये फोर्स करेगा जो है आपका T1 एंड T2 को कंडक्ट करने के लिए। तो T1 T2 कंडक्ट करता रहेगा जब तक आपका जो ये इंडक्टर है फुल्ली डिस्चार्ज ना हो जाए। हम इधर पे जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अभी कंटिन्यूस कंडक्शन मोड की। इसके बाद क्या होगा, आपकी आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगी, और इस इंस्टेंट पे जो आपका इंडक्टर है दैट विल बी फुल्ली डिस्चार्ज। इस इंस्टेंट पे अब क्या होगा, जो आपका इंडक्टर है वो फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, और जैसे ये फुल्ली डिस्चार्ज होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, अब हम T3 T4 को फायरिंग पल्सेस इशू कर रहे हैं। तो जैसे ये आपका नेगेटिव ऑलरेडी नेगेटिव साइकिल है, तो नेगेटिव साइकिल में आपका T3 एंड T4 फॉरवर्ड बायस्ड है। अब हम इनको फायरिंग पल्सेस भी इशू कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा, ये जो T3 एंड T4 है ये कनेक्टेड होगा अक्रॉस द RL लोड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा आउटपुट है दैट इज इक्वल टू माइनस Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। तो अगर ये आपका Vm साइन ऑफ ओमेगा टी है, सो माइनस Vm साइन ऑफ ओमेगा टी विल बी समथिंग लाइक दिस। दिस here is minus Vm sin of omega t। तो जैसे ही हम पाई प्लस अल्फा पे T3 T4 को फायरिंग पल्सेस इशू करेंगे, तो T3 और T4 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। टू पाई। अब फिर से ड्यू टू द एक्शन ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर आपका चार्ज हुआ होगा। जैसे ही आपका इंडक्टर चार्ज हुआ होगा, उसको डिस्चार्ज करना है द अपोजिट डायरेक्शन। तो अब वो डिस्चार्ज कर रहा है, और क्योंकि वो डिस्चार्ज कर रहा है, करंट अभी भी आपके आउटपुट के थ्रू फ्लो हो रही है, जिसकी वजह से T3 एंड T4 पॉजिटिव साइकिल में भी कंडक्ट करेंगे। तो ये कुछ टाइम तक आपका ऐसे आपको ये नेगेटिव साइकिल अपना मिलेगा। इसके बाद फिर से 2 पाई प्लस अल्फा पे हम ट्रिगर कर रहे हैं T1 T2 को, तो आपका T1 और T2 ट्रिगर हो जाएगा, और आपकी आउटपुट वेव फॉर्म आपको ऐसी मिलेगी। तो ये जो बैक ईएमएफ है, ये बैक ईएमएफ सिर्फ आपको इनिशियली मिलता है जब आपने कोई भी इनपुट कनेक्ट नहीं किया होता है, तो ये बैक ईएमएफ हमें सिर्फ तभी मिलता है। ये अगर आप ऐसे समझोगे कि देखो, जब तक हम इनपुट नहीं देंगे, जब हमारा एक मोटर है, अगर हम मोटर की बात कर रहे हैं, तो मोटर में क्या होता है, जो आपका ये बैक ईएमएफ होता है, बैक ईएमएफ ये ई तभी डेवलप होता है जब आपका इनपुट कनेक्टेड हो। तो जैसे ही आपका इनपुट कनेक्टेड होगा, उसकी वजह से आपका बैक ईएमएफ आता है। तो अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे, तो इनिशियली ये ई नहीं होगा, आपकी वेवफॉर्म यहाँ से जैसे आप अल्फा फायरिंग पल्स दोगे, तो ये यहाँ से आपका ये जो आपका वेवफॉर्म है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि जब आपने सप्लाई ही कनेक्ट नहीं की है, तो बैक ईएमएफ आने का सवाल ही
नहीं है, सो दिस इज योर आउटपुट वोल्टेज वी नॉट। लेकिन क्योंकि अब हम यहाँ पे आर एल ई लोड की बात कर रहे हैं, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमारा ई है वो बैटरी होता है, और हम वहाँ पर कंसिडर करते हैं कि हमारी बैटरी जो है वो इनिशियली चार्ज है, उसकी वजह से आपको ये इनिशियली ये ई मिलता है। लेकिन अगर हम मोटर की बात कर रहे हैं, तो जो बैक ईएमएफ होता है, बैक ईएमएफ तभी प्रेजेंट होगा जब आपका इनपुट कनेक्टेड है। बट हम यहाँ पर अब कंसिडर कर रहे हैं कि इनिशियली बैक ईएमएफ प्रेजेंट है, तो उस इनिशियली अगर हम ले रहे हैं कि बैक ईएमएफ प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से आपको यहाँ पर ये ई मिल रहा है। उसके बाद ऐसे आपकी वेव फॉर्म कंटिन्यू होगी, क्योंकि आपका T1 T2 कंडक्ट कर रहा है, उसके बाद T3 T4 कंडक्ट कर रहा है, और हमारा कंटिन्यूस कंडक्शन मोड है। तो इसके बाद ई विल नॉट कम इनटू द पिक्चर। इसके बाद ई का कोई रोल इसमें है नहीं। आपका जो आउटपुट वो वेव फॉर्म है वो इनपुट वेव फॉर्म को फॉलो करता जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, जीरो टू अल्फा, जीरो से लेकर अल्फा तक जो हमारा आउटपुट वोल्टेज आ रही है दैट इज इक्वल टू ई। तो उसके बाद अल्फा से लेकर पाई प्लस अल्फा, फ्रॉम अल्फा टू पाई प्लस अल्फा जो हमारी आउटपुट वोल्टेज आ रही है दैट इज equal to the input voltage, and that is equal to Vm sine of omega t. Then from pi plus alpha to pi plus alpha, आउटपुट वोल्टेज जो होती है दैट इज इक्वल टू माइनस Pm साइन ऑफ ओमेगा t। तो ये हमारे पास हमारी वेव फॉर्म्स आ रही हैं। तो अगर आप इसका एवरेज वैल्यू निकालोगे तो एवरेज वैल्यू विल बी इक्वल टू, द एवरेज वैल्यू हियर विल बी इक्वल टू, ऑलरेडी आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कर चुके हो, तो जो आपका सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में आरएलई लोड होता है, तो वहां पर जो हमारी आउटपुट वेव फॉर्म कंटिन्यूस कंडक्शन मोड के टाइम पे आती है 2Vm अपॉन पाई कॉस ऑफ एल्फा। तो ये आपकी आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो, बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एल्फा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इस एल्फा वाले वैल्यू को चेंज करते हैं। तो बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एल्फा जो हमारी एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वो चेंज हो जाती है। तो जैसे जैसे आप अल्फा को चेंज करोगे, बाय चेंजिंग अल्फा, जो आपकी एवरेज आउटपुट वोल्टेज होगी यहाँ पर V नॉट, दिस विल बी वेरिएबल। आप क्या कर रहे हो, आप अपनी जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है, ये जो इधर टर्मिनल्स पे आपको ये वोल्टेज मिल रही है, ये वाली वोल्टेज आपकी यहाँ पर जो आपकी एवरेज वोल्टेज है, इसको आप वेरी करते हो। तो इसको वेरी करने की वजह से अब क्या हो रहा है, जो आपका स्पीड है, आपको स्पीड पे कंट्रोल मिलता है। हम जानते हैं कि जो स्पीड होती है, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो आपकी आर्मेचर के अक्रॉस वोल्टेज होती है, जो स्पीड होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द voltage across armature voltage. So by changing this alpha, we can get a variable voltage across the armature. तो जब आपको आर्मेचर के अक्रॉस एक वेरिएबल वोल्टेज मिलेगी, आपको आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो यूजिंग आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये आपका जो बैक ईएमएफ आ रहा है, इसका रोल सिर्फ इनिशियली है। एक बार आपने फायरिंग पल्सेस दे दी, एक बार आपने ट्रिगर कर दिया, तो उसके बाद बैक ईएमएफ का कोई भी इसमें रोल नहीं होगा। बट दिस इज फॉर कंटिन्यूस कंडक्शन मोड। अब इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड, सो डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा समझना। डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड में क्या होगा, इस आर लोड वाले को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड में क्या होगा, आपका सबसे पहले सेम एग्जैक्टली जीरो टू अल्फा, आपको जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी ई। तो जीरो टू अल्फा आपको ई मिलेगा। इसके बाद क्या हो रहा है कि आपका जो इनपुट वोल्टेज है दैट इज ग्रेटर देन द आउटपुट वोल्टेज।
सॉरी जो आपका ये इनपुट वोल्टेज है दैट इज ग्रेटर देन बैक ईएमएफ ई, तो आपके जो थायरिस्टर्स T1 एंड T2 है वो फॉरवर्ड बायस्ड होंगे। तो आप क्योंकि आपके ये T1 एंड T2 एक तो ये इनके अक्रॉस ये फॉरवर्ड बायस्ड है, एंड सेकंड थिंग योर VAC इज ग्रेटर देन ई, तो इसकी वजह से क्या होगा T1 T2 आपके फॉरवर्ड बायस्ड होंगे। जैसे आप फायरिंग पल्स दोगे तो आपका जो RLE लोड है ये ऐसे कनेक्टेड होगा अक्रॉस योर सप्लाई थ्रू दिस थायरिस्टर ब्रिज। उसके बाद आपको एक फिर से ऐसी एक आउटपुट वेवफॉर्म आएगी। अब इसमें क्या हो रहा है आप समझ लो, इस पॉइंट पे ही आपका इंडक्टर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया। इंडक्टर का जो वैल्यू था, इंडक्टर का वैल्यू आपका कम था। यहाँ पर जो आपका इंडक्टर है इट इज ऑफ ए हायर वैल्यू। यहाँ पर आपने आपका जो इंडक्टर है इसका वैल्यू जो है वो दैट इज स्मॉल वैल्यू। तो जब इंडक्टर का वैल्यू स्मॉल है ये कम एनर्जी स्टोर करेगा। तो जब इसने कम एनर्जी स्टोर की तो डिस्चार्ज जो इसका टाइम होगा वो भी कम होगा, क्योंकि कम एनर्जी स्टोर की है तो आपको कम ही अब एनर्जी रिलीज भी करनी है। तो आपका क्या हो गया, इंडक्टर पहले फुली चार्ज हो गया, अब वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो अब जैसे ही वो डिस्चार्ज हो रहा है तो इसी इंस्टेंट पे ये फुल्ली डिस्चार्ज हो गया। इस इंस्टेंट पे आपका जो इंडक्टर है दैट इज फुल्ली डिस्चार्ज। तो अब आपका जब इंडक्टर आपका फुल्ली डिस्चार्ज हो गया तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, ये जो आपका ये वाला इंस्टेंट आ रहा है, इस इंस्टेंट पे आप क्या देख रहे हो कि जो आपका आउटपुट वोल्टेज है इस इंस्टेंट पे देखो दिस इज ई, ये आपकी ई की लेवल है। तो आपका क्या हो रहा है, जो आपकी इनपुट वोल्टेज है दैट इज लेस देन बैक ईएमएफ। और यहाँ पर क्या हो गया, आपका जो इंडक्टर है वो फुल्ली डिस्चार्ज हो गया। पहले क्या हो रहा था, क्योंकि आपका इंडक्टर अभी फुल्ली डिस्चार्ज नहीं हुआ था तो इस डायरेक्शन में जो करंट थी वो सस्टेन हो रही, इस ये जो ये वाली आपकी डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में आपकी करंट चल रही थी बिकॉज ऑफ इंडक्टर। अब क्योंकि इंडक्टर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया तो ये जो करंट है ये इस करंट का वैल्यू कम 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 होता जाएगा और फाइनली ये जो करंट है दिस विल बिकम इक्वल टू जीरो। जो मैं आपको इंडक्टर करंट दिखाई थी वो ऐसे राइज होती है और बाद में आपको यहाँ पर क्या हो गया, वो इस पॉइंट पे जीरो हो गई। तो जैसे ही अब आपकी इंडक्टर करंट जीरो हो गई है और अब क्या हो रहा है, बैक ईएमएफ जो है दैट इज ग्रेटर देन योर इनपुट वोल्टेज। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, जो आपके ये अब थायरिस्टर्स हैं ये क्या हो रहे हैं, ये अब ये वर्क नहीं करेंगे। तो आपको आउटपुट वोल्टेज पे जो आपको आउटपुट मिलेगा दैट विल ओनली बी ई। सो आफ्टर दिस इंस्टेंट जो आपको आउटपुट मिलेगा दैट विल अगेन बी ई, लेकिन कहाँ तक, सिर्फ पाई प्लस एल्फा तक। पाई प्लस एल्फा पे क्या होगा, पाई पाई प्लस एल्फा पे आप T3 T4 को फॉरवर्ड बायस कर रहे हो। उनको आप जैसे ही ट्रिगरिंग दोगे तो जैसे आप उनको ट्रिगर करोगे फिर से क्या होगा, आपका आपकी आपकी आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज। आपको ऐसी एक वेव फॉर्म मिलेगी। 2 पाई प्लस अल्फा, क्योंकि हमारा इंडक्टर का वैल्यू छोटा है तो इसने कुछ पहले एनर्जी स्टोर की थी, अब ये डिस्चार्ज करेगा, इस इंस्टेंट पे डिस्चार्ज हो जाएगा। तो जैसे ही अब ये डिस्चार्ज हो जाएगा फिर से अब क्या हो रहा है, जो आपकी इनपुट वोल्टेज है दैट इज लेस देन द बैक ईएमएफ। तो फिर से जो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, बैक ईएमएफ ई। यहाँ तक आपको ई मिलेगा, फिर से यहाँ पर आप T3 T4 कंडक्ट करेगा, फिर से आपको ऐसी वेव फॉर्म्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। सो दिस इज फॉर द डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड। तो यहाँ पर हम क्या करें, T1 T2 को फायर करें। सो दिस इज अल्फा, इस पॉइंट का नाम हम रखते हैं, एक्सटेंशन एंगल है बीटा। दिस इज पाई प्लस अल्फा, ये आपका पाई आ रहा है। तो इसके बाद आप देख लो कि वेव फॉर्म्स वापस आपकी क्या हो रही है, ये रिपीट हो रही है वेव फॉर्म। तो फॉर डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड, फॉर डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड जो हमारी एवरेज आउटपुट वोल्टेज होगी दैट विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पर हमारा जो ये साइकिल आ रहा है दिस इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम अल्फा टू पाई प्लस अल्फा, और हमारा जो आउटपुट आ रहा है V0 d ओमेगा t। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/पाई
अब इसको अल्फा से लेकर पाई प्लस अल्फा तक हम ब्रेक करेंगे। सो फ्रॉम अल्फा, तो अल्फा से लेकर आपका बीटा तक, अल्फा से लेकर बीटा तक क्या हो रहा है, जो कि आउटपुट वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज। सो फ्रॉम अल्फा टू बीटा, जो हमारी आउटपुट वोल्टेज आ रही है दैट इज Vm साइन ऑफ ओमेगा टी डी ओमेगा टी, प्लस इसके बाद बीटा से लेकर पाई प्लस अल्फा तक जो आउटपुट वोल्टेज आ रही है दैट इज इक्वल टू ई प्लस देन फ्रॉम बीटा टू पाई प्लस अल्फा जो हमारी आउटपुट वोल्टेज आ रही है दैट इज इक्वल टू ई डी ओमेगा। तो इन वैल्यू इसका आप यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आपकी एवरेज आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू मिल जाएगा। सो दिस इज फॉर डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, हम अपनी जो जो आपकी आर्मेचर के अक्रॉस वोल्टेज होती है, आर्मेचर के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है हम उसको चेंज करते हैं, एंड बाय चेंजिंग द आउटपुट वोल्टेज दैट इज द इनपुट वोल्टेज टू द आर्मेचर, हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, इसके अलावा तो हमने क्या देखा, जो हमारा टॉर्क होता है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट आपकी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा आपको टॉर्क मिलेगा। और जो आपकी ये करंट है, ये जो आपकी आउटपुट पे करंट है, ये किस पे डिपेंड कर रही है, दिस डिपेंड्स अपॉन द इंडक्टर। तो अगर इंडक्टर का वैल्यू, इफ यू आर यूजिंग ए हायर वैल्यू ऑफ इंडक्टर, तो यहाँ पर क्या आपको जो आउटपुट करंट मिलेगी वो ऑलमोस्ट आपको ऐसी मिल जाएगी। और अगर आप क्या कर रहे हो, आपका जो इंडक्टर है, अगर ये एक छोटा वैल्यू ऑफ इंडक्टर है तो आपकी जो करंट होगी दैट विल बी स्मॉलर। तो ऑलमोस्ट यहाँ तक आ जाएगी, बट फिर इंक्रीज करेगी, फिर ऑलमोस्ट जीरो को टच करेगी, फिर इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ इस वाले यहाँ पर हमें हाई टॉर्क मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा, आपका लो टॉर्क होगा। करंट हाई, अगर आपका इंडक्टर का वैल्यू हाई है तो आपको फेयरली एक कांस्टेंट आपको करंट मिलेगी कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड में। और अगर इंडक्टर का वैल्यू कम है, क्योंकि कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड है, आपकी करंट जो है वो आएगी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, फिर आपका इंडक्टर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर ऑलमोस्ट जीरो के पास पहुंचेगी, फिर ये चार्ज होगा, और यही प्रोसेस चलती रहेगी। अब जो आपका इंडक्टर है, इसका वैल्यू, एक आपने जो अपने मोटर चूज कर लिया तो उसमें एल का वैल्यू ऑलरेडी फिक्स्ड होगा, तो आप एल के वैल्यू को अब आप चेंज नहीं कर सकते। तो अब आपको ज्यादा टॉर्क चाहिए, ज्यादा टॉर्क के लिए आपको ज्यादा करंट चाहिए, तो वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं। सो वी कैन चूज योर फायरिंग एंगल अल्फा so that your current is continuous और just continuous। तो जैसे अगर आपका आप अपने अल्फा का वैल्यू ज्यादा कर देते हो, इसके और आप जैसे जैसे अल्फा का वैल्यू बढ़ाओगे तो जो इंडक्टर को चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम है वो कम मिलेगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको टॉर्क भी कम मिलेगा। वैसे ही आप क्या कर सकते हो, अल्फा के वैल्यू को कम कर सकते हो, तो आपका जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम है वो बढ़ता जाएगा। सो कहने की बात ये है कि बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपको ज्यादा, तो उस टाइम पे करंट, जब आपको ज्यादा करंट मिलेगी सो यू विल अचीव ए हायर टॉर्क, और जब आपकी करंट कम होगी तो उस टाइम पे क्या होगा, आपके पास आपको लो टॉर्क मिलेगा। तो जो आपका कंटिन्यूस कंडक्शन मोड होता है, फॉर अल्फा
ये आप ऑलरेडी HVDC में शायद आप अभी आपको HVDC में भी वहां पर आप ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे। सो व्हेन योर अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री, जो आपकी ये एवरेज वोल्टेज होती है, दिस इज पॉजिटिव। जो बिल्कुल ऑब्वियस है, आप यहाँ पर देखो, अगर आप एवरेज ले रहे हो, दिस इज द पॉजिटिव साइकिल, ये सारा जो आपका आ रहा है दिस इज योर पॉजिटिव साइकिल, और ये थोड़ा सा जो है दिस इज द नेगेटिव साइकिल। तो आप सिंपली देख के भी ये चीज बता सकते हो कि जब आप एवरेज निकालोगे तो जो आपका एवरेज होगा दैट विल बी पॉजिटिव। सो व्हेन योर अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री, तो आपकी जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज आ रही है दैट इज पॉजिटिव। तो आपकी एवरेज आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव आ रही है, तो क्योंकि जो स्पीड होती है, स्पीड डिपेंड्स अपॉन योर, जो आपकी आर्मेचर वोल्टेज होगी ये इस पे डिपेंड करती है, तो इसकी वजह से आपको किसी समझो इस डायरेक्शन में आपको स्पीड मिल रही है। उसके बाद फॉर अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, सो जब आप अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री देखोगे उस टाइम पे जो आपको आपकी वेवफॉर्म्स मिलेंगी वो कुछ ऐसी होंगी। आपका पॉजिटिव साइकिल होगा, ये नेगेटिव साइकिल होगा, ये पॉजिटिव साइकिल होगा, और ये नेगेटिव साइकिल होगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, जो आपका पॉजिटिव साइकिल आ रहा है और जो नेगेटिव साइकिल है ये दोनों इक्वल है। तो एवरेज जो आपकी वोल्टेज आपको आउटपुट में मिलेगी वो प्रैक्टिकली वो जो आइडियली क्या होगा, दैट विल बी जीरो। तो क्योंकि कोई वोल्टेज ही नहीं है तो यहाँ पर जो हमारी स्पीड होगी दैट विल बी जीरो। एंड फॉर अल्फा इक्वल टू, व्हेन योर अल्फा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, अब आप क्या कर रहे हो, आपका अल्फा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो फॉर अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री जो आपकी एवरेज वोल्टेज होगी दैट विल बी नेगेटिव। तो जब एवरेज आपकी वोल्टेज यानी आर्मेचर को जब इनपुट वोल्टेज दे रहे हो व्हेन दैट इज नेगेटिव, तो स्पीड जो होगी ऑफ रोटेशन दैट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो बाय चेंजिंग दिस आउटपुट वोल्टेज V, हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज कर सकते हैं। और क्योंकि आजकल जो हमारी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, साथ में ही जो हमारे साथ में जो हमारे कंट्रोलर्स होते हैं, जो हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, हमने जैसे पढ़ा था 8085 से आज हम बहुत आगे आ चुके हैं। तो आजकल जो हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, एम्बेडेड सिस्टम जो हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है, हम बहुत ही क्विकली ये जो आपका अल्फा है इसको हम वेरी कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी एक डायरेक्शन में स्पीड चाहिए, सो यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ अल्फा। आप अल्फा को लेस देन 90 डिग्री रखो, आपको एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव मिलेगी और आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रोटेशन मिलेगी। सो अल्फा को ग्रेटर देन 90 डिग्री समझो, सपोज आपने 120 डिग्री कर दिया, तो जो आपकी एवरेज आउटपुट वोल्टेज है उस टाइम पे कुछ ऐसी आ जाएगी। ये वाला केस बनेगा व्हेन योर अल्फा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पॉजिटिव साइकिल छोटा है और नेगेटिव साइकिल जो है ये ज्यादा है, तो एवरेज जो आपको मिलेगा एवरेज विल बी नेगेटिव। और क्योंकि आपकी जो स्पीड होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द आर्मेचर, तो आप अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगी, रोटेशन। सिमिलरली बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा हमारे को क्या होता है, जो हम हमारी आर्मेचर करंट है दिस कैन बी पॉजिटिव और दिस कैन बी नेगेटिव। लेकिन रेक्टिफायर पे डीसी ड्राइव से ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो करंट लाना है ये इतना इजी नहीं। हमें जो हमारा ये सर्किट है, हमारे सर्किट में कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं। तो आपको क्या कर रहा है, आपको बेसिकली क्या करना होता है इसमें, हमने क्योंकि एक दो क्लासेस पहले पढ़ा था टू क्वाड्रेंट स्विचेस और फिर कैसे हमारे पास फोर क्वाड्रेंट स्विचेस होते हैं, तो आपको वो बेसिक आइडिया होगा कि हमें कैसे अपोजिट डायरेक्शन में करंट को सपोर्ट करना है। अगर हमें फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन चाहिए तो आपको कुछ ऐसा इसमें चेंजेस करना पड़ेगा, इस रेक्टिफायर ब्रिज में कुछ ऐसी चेंजेस करनी पड़ेगी कि आपको अपोजिट डायरेक्शन में भी आपकी करंट फ्लो हो पाए। तो इसके लिए आपको ऑब्वियसली कुछ ऐसा मैकेनिज्म देना पड़ेगा कि इस डायरेक्शन में भी आपकी करंट फ्लो हो जाए, इस डायरेक्शन में भी करंट फ्लो पॉसिबल हो, इस डायरेक्शन में भी आपकी करंट पॉसिबल हो। तो हमें क्या करना पड़ता है उसमें, जो आपके ये सर्किट्स आ रहे हैं इसमें कुछ चेंजेस करनी पड़ती है। डुअल कन्वर्टर जैसे हैं, तो डुअल कन्वर्टर्स में हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। तो वोल्टेज को तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि बाय वेरिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा
अल्फा लेस देन 90 डिग्री आपको पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगी, अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री आपको नेगेटिव वोल्टेज मिलेगी। तो अगर हम क्वाड्रेंट ऑपरेशन देखेंगे, क्वाड्रेंट ऑपरेशन में क्या होगा, यहाँ पर मैं आपका क्वाड्रेंट ऑपरेशन बना रहा हूँ। So this is V, this is I. तो फॉर अल्फा लेस देन 90 डिग्री जो हमारी आउटपुट वोल्टेज होती है दैट इज पॉजिटिव। तो आपकी जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज पॉजिटिव। हम कंटिन्यूस कंडक्शन मोड में ऑपरेट कर रहे हैं और हम ऑपरेट कर रहे हैं फॉर अल्फा, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ही काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ये जैसे ये मैंने ब्रिज दिया तो इसमें नेगेटिव डायरेक्शन में करंट का फ्लो होना T1 और T2 के थ्रू पॉसिबल नहीं है। तो नेगेटिव करंट्स इस वाले सर्किट में पॉसिबल नहीं है। जब नेगेटिव करंट्स पॉसिबल नहीं है तो हमारा जो ऑपरेशन होगा, क्योंकि आपकी करंट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, तो सिर्फ ये जो आपका सिंगल फेज रेक्टिफायर, ये हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर है, ये सिर्फ आपका क्या करेगा, ये टू क्वाड्रेंट ऑपरेशन ही पॉसिबल कर पाएगा। सो फॉर अल्फा लेस देन 90 डिग्री आप इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑपरेट करोगे, फिर करंट इज पॉजिटिव, वोल्टेज इज पॉजिटिव। जब करंट आपकी पॉजिटिव है तो टॉर्क आपका पॉजिटिव है, स्पीड आपकी पॉजिटिव है। सपोज समझो अगर आपकी स्पीड इस डायरेक्शन में है तो आपका टॉर्क भी इसी डायरेक्शन में होगा, और आपका पावर जो है दैट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव पावर का मतलब जो पावर है दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम सोर्स टू लोड। सेकेंड ऑपरेशन जो होगा दैट इज योर ब्रेकिंग ऑपरेशन। तो फॉर आप क्या कर देते हो, अब अल्फा को ग्रेटर देन कर दो 90 डिग्री, करंट की डायरेक्शन तो सेम है लेकिन आपने जो क्या कर दिया है, जो वोल्टेज है उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी है। सो नाउ वोल्टेज जो आपकी है दैट इज नेगेटिव, करंट इज पॉजिटिव। इन टोटल जो आपका पावर है इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो नेगेटिव पावर मतलब आपका ब्रेकिंग ऑपरेशन हो रहा है। तो ये जो आपका था सिंगल फेस फुल वेव रेक्टिफायर है, ये टू क्वाड्रेंट ऑपरेशन पॉसिबल करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन आपका जो टॉर्क है वो इस डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है, स्पीड जो है वो इस डायरेक्शन में। तो इनिशियली मोटर, सपोज मोटर आपका इस डायरेक्शन में ऑपरेट कर रहा था, नाउ ऑल ऑफ ए सडन इसमें जो स्पीड आ रही है, स्पीड की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, आपका जो मोटर है वो रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको टू क्वाड्रेंट ऑपरेशन पॉसिबल होगा। फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन में क्या होता है, आपको बाई डायरेक्शनल वोल्टेज, जैसे यहाँ पर बाई डायरेक्शनल वोल्टेज है लेकिन जो आपकी करंट आपकी सॉरी बाय आपको बाइपोलर वोल्टेज और जो करंट है आपकी वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है, बस एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अगर आपको फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन चाहिए, आपको जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होने चाहिए बाइपोलर, और आपकी करंट है वो भी होनी चाहिए बाई डायरेक्शनल। तो उसके लिए आपको आपके सर्किट में कुछ चेंजेस करनी पड़ती है। तो आज हम यही स्टॉप करेंगे, तो आप सब लीव कर सकते हो।